हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं ईवीएस की क्लास। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मृदा मिट्टी से रिलेटेड। उस टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे विद एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट और साथ ही कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप हमारी 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, इसके अंदर 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर 2 आपके सीडीपी के मॉक टेस्ट भी रहेंगे जिनका लैंग्वेज हिंदी रहेगा। ठीक है, और ये आपको केवीएस किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपेयर करते हैं, DSSB के लिए प्रिपेयर करते हैं, सीटेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, एमपीटेट के लिए स्पेशली प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहने वाली, क्योंकि एमपीटेट के जितने भी पेपर हुए सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए गए। ठीक है, तो यदि आप डेमो लेना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ को बाय करने का सोच रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8770803840 पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है? आज के सेशन में सभी मिट्टियों के बारे में पढ़ना है, चाहे वो जलोढ़ मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, लैटेराइट मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, हर एक मिट्टी के बारे में डिटेल से समझेंगे। इमेजेस के थ्रू समझेंगे ताकि याद करने में आसानी होगी। ठीक है, एमपी बोर्ड का जो है बुक में पूछा गया टॉपिक है, मतलब बुक में आता भी है और हमारे सिलेबस का भी एक हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए इसको डीप में पढ़ना जरूरी है। इसको पूरा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका रखा हुआ है होमवर्क क्वेश्चन। यदि आप वो होमवर्क क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, चाहे आप कमेंट बॉक्स में जाकर करिए, चाहे आप व्हाट्सएप पर आकर मैसेज करिए कि होमवर्क क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ को सिर्फ फोन में सजा कर नहीं रखना है, पीडीएफ को पढ़ना भी है, याद भी करना है। तो होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट करिए और पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यू पॉलिसी अभी हमने चलाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ भी ध्यान रखें कि हर दिन जब भी आप सेशन में बैठते हैं, क्लास के अंदर बैठते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप खुद को सेल्फ मोटिवेट रखें। मोटिवेट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप ये सोचकर बैठेंगे कि चलो कुछ सीख लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन ये सोचना है कि कुछ नया सीखेंगे और ये नया ही चीज़ जो है हमारी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकती है और हमें एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगी। यदि आप इस तरीके से मोटिवेट होकर किसी भी सेशन को देखते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, उसका होमवर्क करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मृदा से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है। हम इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी है जो आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग मिट्टी की यदि बात करें तो मिट्टी के कितने लेवल होते हैं, मतलब मिट्टी की कितनी परतें होती है, यदि हम लोग अपनी भाषा में बात करें तो मिट्टी की कितनी परतें होती है, वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर बच्चों को कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि आपने क्या कभी अपने गार्डन में जाकर मिट्टी में जो गड्ढा खोदा है क्या, ज़मीन में गड्ढा खोदा है क्या, फिर आपने मिट्टी का रूप देखा है क्या। तो फिर यहाँ से एनालिसिस पूरा स्टार्ट होता है कि यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो हमें पता चलता है कि मृदा की 3 परतें होती है। ठीक है, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। संस्तर या फिर आप नॉर्मल अपनी भाषा में लेवल बोल सकते हो। क, ख, ग या फिर ए, बी और सी करके आप इन 3 लेवल को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। मैं पूरा इसको इमेज के थ्रू भी सिखाऊंगी ताकि ये चीज़ें आपको याद रहे, और यही आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी था। ठीक है, अब क लेवल जो होता है सबसे ऊपर का लेवल होता है। ठीक है, ये जो होता है जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, तो ये सबसे ऊपर का लेवल को क संस्तर यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ जिसमें खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग होता है। ठीक है, जो मिट्टी के लिए उपजाऊ तत्व होते हैं वो आपको पहले वाले क संस्तर जो है उसी पर मिलेंगे। उसके बाद आता है क के बाद ख संस्तर, जो कि क और ग के बीच में रहता है, मतलब मिडिल वाला जो होता है वो हमारा ख संस्तर यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, अब जिसके नीचे क्या है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों तरीकों से ढका जाता है, कवर किया जाता है मिट्टी के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ हो सकते हैं इसके अंदर, जो अपक्षय के रूप में नजर आते हैं। अभी डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरे लेवल की बात करते हैं। तीसरा लेवल होता है हमारा ग संस्तर। ग संस्तर की रचना काफी ज्यादा ढीली होती है। ठीक है, और इसे जनक सामग्री भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो मेन जनक सामग्री होगी उससे इसका जन्म होगा। यह परत मृदा का निर्माण करने की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। किससे बनती है? ग संस्तर से ऊपर की ख परत बनेगी और ख की मदद से कौन सी परत बन जाएगी? क बन जाएगी, या फिर आप इसे ट्रांसलेट करें तो सी, बी और ए बना सकते हैं। अब ये निर्माण कैसे होता है आप इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा।
चलिए, तो इस डायग्राम से आप डेफिनेटली सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि आपकी एमपी बोर्ड की बुक का ही डायग्राम है। कुछ आपको यदि याद आ रहा हो तो आपने एमपी बोर्ड में ये पढ़ा भी होगा, और इसका कम से कम 1 पेज का पूरा नोट्स आता है कि कौन सी परत यहाँ पर क्या काम करती है। ठीक है, तो ये यदि पेड़ पौधे उगते हैं तो ये सबसे क लेवल की होती है, संस्तर स्थिति मृदा। इसको ऊपरी परत आप बोल सकते हो, मृदा की सबसे ऊपरी परत ये कहलाती है, जहाँ पर जल, खनिज तत्व सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। दूसरा जो ख लेवल आता है, या फिर बी आप इसे बोल देंगे, तो ये उपमृदा लेवल होता है। ठीक है, ये मृदा लेवल होता है, और ये उपमृदा संस्तर यहाँ पर कहलाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? अपक्षयी शेल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें बालू हो सकता है, गाद हो सकता है, चिकनी मिट्टी यहाँ पर हो सकती है, कुछ जड़ें यहाँ तक भी पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल हो गया? ये हमारा ख संस्तर हो गया। और हमने देखा था 3 होते हैं। तीसरा लेवल कौन सा होता है? तीसरा हमारा ग होता है, जिसमें अपक्षयी शेल होते हैं। इसे अधः स्तर आप बोल सकते हो। अधः स्तर या फिर आंशिक अवक्रमित चट्टानें भी यदि आप बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो मेन चट्टान होती है, क्योंकि देखो कोई भी भूमि है तो उसका निर्माण किसी न किसी चट्टान या किसी न किसी प्लेट के ऊपर ही हुआ होगा। तो ये हमारी जो रहती है, ये मेन चट्टान होती है। ये डिपेंड करता है आपकी जो मिट्टी होगी उसका जन्म कहाँ से हुआ है। नीचे कुछ चट्टान है, कुछ इस तरीके की भूमि है, उससे आपकी इस मिट्टी का जन्म हुआ है। चाहे वो काली होगी, चाहे वो लेटेराइट होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आप इसे जनक चट्टान बोल सकते हैं। जनक चट्टान से ही ग लेवल का निर्माण होता है, जनक चट्टान से ही ख का निर्माण होता है, और जनक चट्टान से ही हमारे क लेवल का यहाँ पर निर्माण होता है, या फिर क संस्तर का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, तो जनक कौन हो गया? जनक हमारा जो लास्ट वाला लेवल नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि जनक चट्टान से हमारे 3 लेवल का निर्माण होता है, क्योंकि एक तो फादर या फिर आप इसको जनक बोल पा रहे हैं। अब ये क्या मेन चट्टान है, बहुत कठोर होती है। कठोर पदार्थ के कुछ अवशय टूटने के बाद इस तरीके की मिट्टी का निर्माण या इस तरीके के तत्व का निर्माण करते हैं। ये फिर कुछ और शुद्ध होने के बाद, परिशुद्ध होने के बाद इस तरीके के लेवल का निर्माण करते हैं, और ये कुछ और शुद्ध होने के बाद इस तरीके के लेवल का ये निर्माण करते हैं। तो ये मृदा की 3 लेवल होती है, जिनका निर्माण किससे होता है? जिनका निर्माण हमारा होता है जनक चट्टानों से। ठीक है, क्लियर है इतना? कौन कौन से हो गए? सबसे पहले ऊपरी सतह हो गई। ठीक है, फिर ये उपमृदा वाला लेवल, इसमें चिकनी मिट्टी वगैरह आ जाती है, और ये अर्ध स्तर इसमें क्या कहलाता है? इसके जो टुकड़े या फिर इसके जो अवशेष होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, और ये हमारी मेन काफी कठोर होती है, जनक चट्टानें। ठीक है, इनको अपरिवर्तित मूल चट्टानें भी बोला जाता है, क्योंकि ये मूल है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसी से मिलकर ये वाली बनी है, तो इसको आप आंशिक अवक्रमित चट्टानें बोल सकते हो। ठीक है, इसी के अंश से मिलकर बनी है, तो आंशिक अवक्रमित चट्टानें आप इसको बोल सकते हो। इसको बोला जाता है उपमृदा लेवल, और इसको बोला जाता है नॉर्मल मृदा लेवल या फिर ऊपरी मृदा लेवल। क्लियर है? कौन कौन से 3 लेवल हो गए? यही आपका होमवर्क क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आसानी से अब इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इसी तरीके के बनेंगे कि कितने लेवल होते हैं, जनक चट्टान कहाँ होती है, किस तरीके से होती है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको याद रहेगी। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो आपने डायग्राम में देखी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि इन 3 संस्तर के नीचे एक मेन चट्टान होती है, जिसे हम लोग जनक चट्टान बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मिट्टी हमेशा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है कि आखिर जगह के अकॉर्डिंग मिट्टी का रूप और रंग कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को वैज्ञानिकों के द्वारा मृदा का वर्गीकरण करके बताया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया, तो किस प्रकार से होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की पर्टिकुलर अपन बात कर रहे हैं, तो भारत में मिट्टियों के योगदान जो है, उन्हीं की वजह से जो है अलग अलग वनस्पतियां वगैरह यहाँ पर पाई जाती है। तो कितनी प्रकार की मिट्टी है वो हम लोग देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। ठीक है, ये सारी मिट्टियों के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एमपी बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग सारी मिट्टी को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है, जहाँ पर मोस्टली नदियाँ वगैरह बहती है, उसके आसपास जो मिट्टी पाई जाती है वो हमारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए, मतलब 40% हिस्से में ये मृदा पाई जाती है। अभी मैं आपको इंडियन मैप में भी दिखाऊंगी कि किस किस हिस्से में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैप से रिलेटेड डेफिनेटली बनेगा, तो मैप की भी जानकारी चाहिए। ये प्रकार की एक निक्षेपण मृदाएं कहलाती है, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वही तथा निक्षेपित किया हुआ है। वही नदियाँ और जो सरिताएं, सरिता मीन्स नदी होता है, तो उनके द्वारा बहाकर लाई जाती है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली हुई है। आपको जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलेगी? राजस्थान के हिस्से से होती हुई गुजरात के हिस्से में आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। अभी मैप में भी देखेंगे।
प्रायद्वीपीय प्रदेश जो होते हैं ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, जैसे कि हमारी नर्मदा नदियाँ हो गई, तो इनके द्वारा बहाकर ये मिट्टी लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी गठन में बलुई दोमट मिट्टी से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। ठीक है, सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा बहुत अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में दो नाम से ये मिट्टी विकसित है, एक तो खादर होती है और एक बांगर होती है। ठीक है, बांगर सीमेंट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दो कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एक तो खादर कैटेगरी होती है और एक बांगर कैटेगरी होती है। अब ये खादर कैटेगरी क्या होती है, दोनों अलग अलग प्रकार की है। खादर जो होती है प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाला एक नया जलोढ़क पदार्थ होता है। ठीक है, ये मैप है, इसको भी थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। जो खादर है वो क्या काम करता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का कार्य करता है और बाढ़ के पानी के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, बाढ़ के साथ बहकर आता है। और बांगर पुराना जलोढ़क है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में जो है ये दोनों जो मिट्टी के प्रकार हैं जलोढ़ मिट्टी के, इसमें कैल्शियम संग्रहण अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मिट्टी अत्यधिक दोमट और नगण्य होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनमें बालू की मात्रा, जैसे जैसे पश्चिम से हम लोग पूर्व की ओर आते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये दिशा है, जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे इसमें जो बालू है उसकी मात्रा घटती जाएगी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सौम्य और सॉफ्ट आपको दिखेगी। ठीक है, जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है कि कितने समय में इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मृदाओं पर कौन सी कृषि की जाती है, जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि यहाँ पर की जाती है। इससे पहले जब हम एनसीईआरटी का सेशन किए थे उसमें हमने सारी कृषि के प्रकार देख लिए थे कि कितने प्रकार की कृषि होती है। अब आप इसको एक पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि ये किस तरीके की दिखती है। देखो आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं ये हमारी है जलोढ़ मिट्टी की। जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो कलर होता है थोड़ा धूसर या राख की तरह का होता है। तो ये आप जो इमेज देख पा रहे हैं ये हमारी जलोढ़ मिट्टी की, और आप डीप में स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो साथ के साथ क्या करते हैं, जलोढ़ मिट्टी हो चुका है, जलोढ़ मिट्टी को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर मैं आपको मैप के थ्रू भी बता दूंगी क्या क्या पड़ा था। 40% भाग में, इंडिया के 40% भाग में ये फैली हुई है। इसमें पोटाश जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा यहाँ पर कम ही पाई जाती है। कहाँ कहाँ से आती है, तो उत्तरी गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो कौन सा होता है, एक हम बांगर सीमेंट देख रहे थे, तो एक तो खादर होता है और एक क्या होता है, बांगर होता है। ठीक है, नाम याद रखने के लिए आप कैसे भी याद कर सकते हो। खादर नया जलोढ़क होता है जो बहाकर लाया जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। और बांगर पुराना होता है जो कि जमाव के कारण बनता है, जो नदियों इलाके जो होते हैं इनके आसपास की जो भूमि होती है उसमें जमा हुआ रहता है। ठीक है, ये दो भाग हो गए। उसके बाद इसके कलर पर अगर जाए कि इसका कलर कैसा होता है, ठीक है, तो धूसर राख के कलर का होता है। कौन सी कृषि इसके ऊपर की जाती है, तो गहन कृषि जो होती है वो इसके ऊपर की जाती है। कहाँ पर मिलता है, तो राजस्थान से होते हुए गुजरात के इलाके में आपको ये वाली जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। क्लियर है, एक बार मैप पे देख लेते हैं फिर अगली मिट्टी के ऊपर मूव करते हैं। चलिए आपके सामने भारत का नक्शा। ठीक है, भारत मृदा के प्रमुख प्रकार, उसके पहले इसके कुछ इंडिकेशंस देख लेते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है उसको कुछ इस तरीके से डॉट डॉट से यहाँ पर शो किया हुआ है। दूसरे नंबर का ब्लॉक देखना, यहाँ पर बताया गया ये जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब अपन इसको मैप पर आ जाते हैं, कहाँ पर इस तरीके से डॉट दिखाए हुए हैं। देखो यहाँ से हमने देखा था कि राजस्थान से गुजरात, ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हो ऊपर वाला जो पूरा इलाका है हमारा ये वाला, ये पूरा इधर गुजरात वगैरह सब है, तो ये पूरे इलाके में इस तरीके से ये फैली हुई, इस गलियारे से होते हुए हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ ये फैली हुई है। ठीक है, चलिए अगली मिट्टी की बात करते हैं। अगली मिट्टी हमारी कौन सी है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ हर जगह है, कुछ ना कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप साइड साइड में भी देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल ये लास्ट कॉर्नर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कुछ कुछ मात्रा में जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति रहती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं काली मिट्टी की। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं काली मिट्टी क्या है। देखो काली मिट्टी आपने सुना भी होगा, इसको रेगर भी बोला जाता है, कपास वाली मिट्टी भी बोला जाता है। तो वो सारी थ्योरी हम लोग आज इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतम भागों में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के भागों में ये सम्मिलित होती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भाग और दक्कन के पठार के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर ये बहुत ही गहरे काले रंग की होती है। इसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, गहरा काला हो सकता है, स्लेटी कलर इसका हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर स्थित है। ठीक है, इस मृदा को रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है।
आमतौर पर जो काली मृदाएं होती है, जो काली मिट्टी होती है, नगण्य होती है, गहरी और अपारगम्य होती है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है। मेन इन्फॉर्मेशन अपन इसकी देख लेते हैं कि क्या होती है। काफ़ी चिपचिपी होती है, ठीक है, और क्या क्या होती है, गीले होने पर सूख जाती है। और आप इसका पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि इस तरीके से इसमें बहुत शुष्क इलाके होने पर बहुत ज़्यादा इसके अंदर दरारें भी पड़ जाती है, ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक खुद को नम रख सकती है। ये भी काली मिट्टी के बारे में सही तथ्य है, ठीक है। तो काली मिट्टी के बारे में आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले किस किस इलाके में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के कुछ भाग में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर पाई जाती है। और गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो ऊपरी भाग, दक्कन के पठारे, इन इलाकों में ये गहरी काली होती है और इसे रेगर कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ये चिपचिपी होती है, गीली होने पर फूल जाती है और इसमें शुष्क होने पर दरारें भी पड़ जाती है और ये मिट्टी खुद को काफ़ी समय तक नम रख सकती है, ठीक है, लंबी अवधि तक इसके अंदर नमी बनी रहती है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए इसकी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जलोढ़ के बारे में बात कर रहे थे कि उसमें जो होता है पोटाश अधिक पाया जाता है, फास्फोरस कम पाया जाता है। तो इसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो चूना, लोह, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया, पोटाश जो होते हैं ये सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन की थोड़ी सी कमी रहती है, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। कम होती है इसके अंदर जैव पदार्थों की कमी। और कलर हमने देख ही लिया कि गाढ़ा कलर का होता है, गहरे गाढ़े कलर की होती है गोदावरी और इस साइड, और इसका स्लेटी कलर भी यहाँ पर होता है। तो ये सारी बात होगी किस मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में, ठीक है। अब इसका इमेज हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की होती है हमारी काली मिट्टी और ये जो इसके अंदर जो दरारें पड़ जाती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये काली मिट्टी। इसके पहले हम जो इमेज देखे थे वो हमारी जलोढ़ मिट्टी की थी, ठीक है। वो थोड़ी भूरभूरी या फिर राख के कलर की होती है। और यदि आप मैप के थ्रू भी देखना चाहें तो मैप से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था इसने गुजरात को कवर किया हुआ है, आंध्र प्रदेश को कवर किया हुआ है, तमिलनाडु को कवर किया हुआ है, महाराष्ट्र को कवर किया हुआ है। तो ये पूरा जो आप ब्लॉक देख पा रहे हैं, जो लंबी लंबी लाइन से शो किया गया है काली मिट्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th नंबर के ब्लॉक पर लिखा हुआ है काली मिट्टी, मतलब इस तरीके की लाइन से, ये मैप में इस तरीके की लाइन जहाँ जहाँ भी आप देख पा रहे हैं ये सारा यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स करके यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। इन जगह पर जो है हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगली मिट्टी कौन सी है, अगली मिट्टी हमारी लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी, इसका क्या कार्य और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो लाल मिट्टी जो है हमारे दक्कन के पठार में, इसके जो पूर्वी तथा दक्षिणी भाग है यहाँ पर जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो रवेदार आग्नेय चट्टानें होती है इनसे मिलकर बनी होती है या फिर इनमें ये मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी घाट के जो है इसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है। पीली और लाल मृदा की पर्टिकुलर यदि हम लोग बात करें, ठीक है, पीली और लाल मिट्टी की यदि हम लोग पर्टिकुलर बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों में आपको ये देखने को मिलेगी। और मध्य गंगा के जो दक्षिणी मैदान है उसके अंदर आपको ये मिट्टी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तरी मैदान में तो हमने देख लिया था कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यदि हम लोग मध्य गंगा के दक्षिणी भागों की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिल सकती है। नॉर्मली जो है इसका कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक रहती है, इसीलिए इसका कलर लाल होता है। इसका जो कलर होता है या फिर रंग होता है वो लाल होता है। और पीली, जब इसमें जल मिल जाता है, जब पानी मिल जाता है तो इसका कलर पीला हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। और यदि मिट्टी पीली है और काफ़ी ज़्यादा महीन है तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि कृषि के लिए उपयुक्त है। वो मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा उर्वर होगी, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी। लेकिन यदि मिट्टी जो है यहाँ पर महीन नहीं है, ठीक है, और पीली नहीं है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ या फिर इतनी ज़्यादा उर्वर नहीं होगी। इस मिट्टी में भी अन्य की तरह नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है, फास्फोरस और ह्यूमस की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कमी रहती है। यदि हम लोग अदर मिट्टी जो अभी तक हमने पढ़ी है उनसे यदि इसको कंपेयर करें तो क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो दक्कन के पठार और पूर्वी जो है उसके पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है, ठीक है। रवेदार आग्नेय चट्टानों से मिलकर इसका निर्माण होता है, इसमें ये पाई जाती है। पीली और लाल मिट्टी जो है नॉर्मली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में आपको देखने को मिलेगी। मध्य गंगा के जो दक्षिणी मैदान है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसका कलर लाल क्यों होता है, लोहे की अधिकता के कारण इसका लाल होता है। पीला, जब जल योजित ये हो जाती है तो इसका कारण पीला हो जाता है, रंग जो है पीला हो जाता है। और साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पीली जो होती है काफ़ी ज़्यादा उर्वर होती है, और यदि ये महीन नहीं है, मोटे कण वाली है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। तो ये पूरी बात होगी लाल और पीली मिट्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट एक लैटिन भाषा के शब्द लेटर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जैसे कि नॉर्मली हम लोग जब घर बनाते हैं, जब ईंटों की जब हमें नीड लगती है तो उस ईंट का निर्माण लेटेराइट मिट्टी से ही होता है, ठीक है। तो इसी से नाम भी इसका लेटेराइट है और हम लोग उसको ईंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा जो है
उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिमाण है। ठीक है, एक रिजल्ट आप इसको बोल सकते हैं कि तीव्र निक्षालन के कारण इस मिट्टी का जन्म होता है, इस प्रकार की मिट्टी का जन्म होता है। इस मिट्टी के अंदर जो रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती है वो हम लोग देख लेंगे। नॉर्मली ये उपजाऊ नहीं होती क्योंकि इसमें कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम की भी कमी होती है और ह्यूमस भी जो प्रेजेंट रहते हैं वो जीवाणुओं के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं रहते, तो इसको उपजाऊ नहीं बोल सकते, इस पर पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, इस पर जो है खेती नहीं की जा सकती है। अब वर्षा के साथ साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो है बहुत सारी मिट्टी के अंदर शेष रह जाते क्योंकि भारी वर्षा वाले इलाकों में ये हो रही है। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु जो है ह्यूमस की मात्रा को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, तो ये उपजाऊ लायक नहीं रहती है। ठीक है, और अगर हमको इसमें खेती करना है तो हमें एक्स्ट्रा से ऊपर से खाद और उर्वरक का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ता है। अब ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के जो इलाके हैं, जो दक्षिणी साइड के जो इलाके हैं जहाँ पर काजू जैसे वृक्षों की खेती की जाती है, वहाँ के लिए ये मिट्टी हम लोग बोल सकते हैं पर्याप्त होती है। ठीक है, वहाँ के लोग इस मिट्टी में काजू की खेती यहाँ पर कर सकते हो। मकान बनाने के लिए आप जिन ईंटों का प्रयोग करते हैं वो जिस मिट्टी से बनते हैं उन्हें आप लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर बोलते हो। और ये मिट्टी जो है मुख्यतः कहाँ से इनका जन्म हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में इनका जो है विकास है, इस मिट्टी का विकास है। ये मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है, फिर ये मृदा जो है कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जहाँ पर काजू की खेती होती है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, ओडिशा में देखने को मिलेगी और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कहीं छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी किसके बारे में बात हो गई? ये सारी बात हो गई हमारी लेटेराइट मिट्टी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगली मिट्टी हमारी शुष्क मृदा। देखो, शुष्क मृदाओं का रंग लाल रंग से लेकर किशमिशी कलर इसका हो सकता है। अब ये जो होती है सामान्यतः बलुई और प्रकृति में काफ़ी लवणीय होती है। इसके अंदर इतना ज़्यादा लवण पाया जाता है कि इस मिट्टी से आप लोग नमक की भी प्राप्ति कर सकते हो। तो शुष्क मिट्टी के बारे में इतना सफिशिएंट है कि ये क्या होती है, कलर जो होता है या फिर रंग जो होता है लाल से लेकर किशमिशी प्रकार इसका हो सकता है, बलुई और काफ़ी ज़्यादा लवणीय होती है। ठीक है, इसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि इसको आप वाष्पीकृत करके इससे नमक की भी प्राप्ति आप यहाँ पर कर सकते हैं। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति के वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी भी काफ़ी कम होती है क्योंकि वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, नमक की प्राप्ति कर पा रहे मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा फास्ट होगी। ह्यूमस भी कम होते हैं और चूने की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा रहती है, इसके कारण यहाँ पर कंकर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, संस्तर मतलब इसके जो लेवल होते हैं, हम लोग क ख ग लेवल पढ़ रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है कंकड़ परतें पाई जाती है, तो यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। किस बात हो गई? शुष्क मृदा की यहाँ पर बात हो गई। आगे अगला पढ़ते हैं, लवण मृदा यहाँ पर क्या होती है? ये मृदा हमारी ऊसर मृदा भी कहलाती है क्योंकि देखो एक क्वेश्चन ऐसा बना था कि रेगर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, तो ऊसर मृदा किसे कहा जाता है? लवण मृदा को ऊसर मृदा भी यहाँ पर कहा जाता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात बहुत ज़्यादा अधिक होता है, मतलब ऐसे तत्वों का अनुपात अधिक है तो डेफिनेटली वहाँ पर हम लोग खेती तो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होती है? अनुर्वर होती है, मतलब उर्वरता इसके अंदर बिल्कुल न के बराबर होती है। इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति को हम लोग यहाँ पर नहीं उगा सकते हैं। ऐसी वनस्पति या फिर ऐसी मिट्टी जो होती है कहाँ पर पाई जाती है? हरियाणा और ऐसे इलाकों में जो है इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यदि खेती करना है तो उसमें जिप्सम वगैरह डालकर हम लोग खेती कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग से हमको जो है खाद्य जो होते हैं, खाद वगैरह उर्वरक जो होते हैं वो डालकर फिर यहाँ पर खेती करनी पड़ती है, तो लिटिल बिट ये कॉस्टली डेफिनेटली पड़ेगी। तो ये किस मिट्टी की बात हो गई? ये बात हो गई हमारी लवण मृदा की। तो मेन ये सारी मिट्टी थी। एक तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, देन हमने काली मिट्टी के बारे में पढ़ा, देन लाल मिट्टी और पीली मिट्टी जो होती है जो दक्कन के पठार और कम वर्षा वाले इलाकों में पाई जाती है उसके बारे में पढ़ा। देन हमने लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा कि लेटर जो है हमारा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है ईंट। मध्य प्रदेश वगैरह में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा शुष्क मिट्टी के बारे में और देन हमने पढ़ लिया लवणीय मृदा यहाँ पर क्या होती है। आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो मिट्टी से रिलेटेड जो संरक्षण होता है वो किस तरीके से किया जाता है, मृदा अपरदन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखो, मृदा के आवरण का विनाश मतलब मृदा का जो लेयर का खत्म हो जाना या फिर पानी के कारण बह जाना या फिर कोई भी मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से जो मृदा का विनाश हो रहा है उसे हम लोग मृदा अपरदन या फिर सोइल इरोजन बोलते हैं। बहते जल और पवनों की अपरदात्मक क्रियाओं के कारण मृदा की जो निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती जा रही है। सामान्यतः इन प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत के कणों की जुड़ने की दर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझाया हुआ है एक लाइन में। देखो क्या है ये पॉइंट?
मृदा अपरदन होना मतलब एक प्राकृतिक प्रक्रिया आप बोल सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। स्लो कैसे होती है? जैसे मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ तत्व है उनकी जो लेयर होती है उसका निर्माण जिस रेशियो से होगा, जिस अनुपात से होगा, उसी अनुपात से जो है हवा भी क्या करती है, अपने साथ मिट्टी की जो परत होती है पानी के साथ हो गया तो वो बहाकर ले जाती है। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, नॉर्मल चलती है कि यदि मिट्टी जो है वो हवा की वजह से या फिर किसी भी प्राकृतिक कारण की वजह से, बाढ़ की वजह से बह रही है, तो साथ के साथ क्या होता जा रहा है, मिट्टी जो है या फिर ज़मीन जो है, धरती जो है उसका निर्माण भी करती जा रही है। लेकिन कुछ बार क्या होता है, कुछ मानव निर्मित प्रक्रियाएँ ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई भूकंप वगैरह आ जाना, ठीक है? मानवीय कारणों के कारण या फिर कुछ प्राकृतिक आपदाएँ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन मिट्टी का निर्माण जो है, मिट्टी की परतों का जो संस्तर है उसका निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के कारण से क्या होता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है या फिर भूमि की उर्वरता जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती चली जा रही है। और अभी ये रेशियो बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब कि मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मिट्टी की जो परतों का निर्माण है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम या सबसे बड़ी कमी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या-क्या कारण हो सकते हैं? मानवीय गतिविधियाँ हो सकती है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है जो ज़मीन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, नीड बढ़ती जा रही है, उसके कारण भी सॉइल इरोजन या फिर मृदा अपरदन जो होता है इसका एक कारण हम लोग मान सकते हैं। ठीक है? देखो, अब ये जो जल अपरदन होता है, ठीक है, ये 2 रूपों में होता है। एक तो परत अपरदन होता है और एक अवनलिका अपरदन होता है। अब ये अपरदन हम लोग मिट्टी की बात कर रहे थे कि मिट्टी का अपरदन किस तरीके से होता है, उसके अंदर एक कैटेगरी है जल अपरदन की। मतलब किस तरीके से जो है मिट्टी को बहाकर ले जाता है जल। एक तो परत अपरदन के रूप में हो सकता है और एक हो सकता है अवनलिका अपरदन के रूप में। परत अपरदन क्या होता है? समतल भूमियाँ जो बिल्कुल फ्लैट होती है, उन भूमि पर आप देख सकते हो किस तरीके से होता है, ये मूसलाधार वर्षा हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो ये मिट्टी की जो ऊपरी परत है, ये पानी क्या करेगा, अपने साथ बहाकर लेकर चला जाएगा। ठीक है, आसानी से ये दिखाई नहीं देती है, इसको पहचानना या समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस भूमि पर हम लोग कृषि कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो ऊपरी परत है या जो उपजाऊ भाग होता है वो पूरा पानी के साथ यहाँ पर बह चुका होता है। दूसरा प्रकार होता है इसका अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन के अंदर क्या होता है, अवनलिका अपरदन के अंदर आप देखेंगे मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के भाग बन जाते हैं, फिर मिट्टी किस तरीके से टुकड़ों में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, तो वो हमारा यहाँ पर कहलाता है अवनलिका अपरदन। आप इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, ये इस तरीके का आप देख पा रहे हैं, ये पूरा हमारा अवनलिका अपरदन यहाँ पर कहलाएगा। ये देखिए, इसकी पूरी परिभाषा भी यहाँ पर लिखी हुई है कि अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वो भूमि जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त बन जाती है, मतलब कृषि के लिए फिर वो लाभकारी नहीं रहती है। तो ये जल अपरदन के 2 भाग हो गए, एक तो परत वाला जो समतल फ्लैट भूमि होती है उसके ऊपर होता है, और दूसरा होता है अवनलिका जो तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में होता है। फिर यहाँ पर अवनलिका अपरदन को रोकने के लिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, सीढ़ीदार खेती का प्रयोग करिए। ऐसे इलाके जो होते हैं जहाँ पर तीव्र ढाल होती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सीढ़ीदार खेती का प्रयोग कर सकते हैं। सीढ़ी नुमा में, मतलब सीढ़ी सीढ़ी बनाकर हम लोग इस तरीके से कृषि को कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर ज़्यादा सोइल इरोजन भी नहीं होगा और फसलों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन बन पा रहे या नहीं बन पा रहे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखना है, होमवर्क भी आपको फिर करना है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपका होमवर्क रखा हुआ है, 10 क्वेश्चन वहाँ पर रखे हुए हैं, वो सारे ही क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, और PDF यदि आपको चाहिए तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया है, PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे, इससे भी पहले हम लोग स्टार्ट किए थे मिट्टी की 3 परतों के बारे में। सबसे ऊपरी परत जो होती है जहाँ पर मिट्टी को पानी वगैरह, उपजाऊ तत्व, सूर्य की रोशनी वगैरह मिलती है, उसे क संस्तर बोला जाता है। सबसे पहला लेवल या फिर ऊपरी सतह की मिट्टी हम लोग उसको बोल सकते हैं। दूसरा जो ख संस्तर होता है उसे हम लोग उपमृदा बोलते हैं, चिकनी मिट्टी इस तरीके से पाई जाती है। तीसरा हमारा ग होता है, जहाँ पर कुछ आंशिक अपक्रमित चट्टानें या अपक्षयी चट्टानें वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि नीचे कौन सी पाई जाती है, जनक चट्टान वहाँ पर पाई जाती है, तो जनक चट्टान के कुछ अपक्षय चट्टानें जो होती है ग संस्तर में आ जाती है। ठीक है, मिट्टी किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, वो डिपेंड करेगा उस जनक चट्टान के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर क्या होती है। तो जलोढ़ मिट्टी जब हम लोग स्टार्ट किए थे, उसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी थी। देखो कौन कौन सी वो इन्फॉर्मेशन थी। सबसे पहले तो 40% भाग में ये पाई जाती है। इसमें पोटाश अधिक होता है, लेकिन फास्फोरस वगैरह सब कम पाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों में ये पाई जाती है। 2 भाग इसके होते हैं, एक तो खादर होता है और एक और क्या था वो, बांगर करके था। ठीक है, खादर और बांगर। खादर जो होता है यहाँ पर नया जलोढ़क होता है, नया बनता रहता है, बहाव से आता है, और ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है।
दूसरा हमने देखा था भांगर होता है, पुराना होता है और नदी बाढ़ इलाके जो होते हैं उसमें जमाव के कारण जो है ये बनता है। अब रंग की जब हम बात करें जलोढ़ मिट्टी के, तो धूसर या फिर राख के कलर का होता है, ठीक है। और गहन कृषि के लिए ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है और बहुत सारे मतलब 40% भाग में यही वाली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त इस मिट्टी को माना जाता है, ठीक है। अब काली मिट्टी की उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, तो काली मिट्टी के बारे में क्या क्या चीज़ें थी। दक्कन के पठार के में पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक तो हमने देखा था दक्कन के पठार में पाई जाती है। गोदावरी और हमारी जो कृष्णा नदी है उसके हम लोग यदि बात करें उसके ऊपरी भागों में ये वाली मिट्टी देखने को मिलती है। और एरिया वाइज यदि हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, एक तो गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा था गुजरात में, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये गहरे काले रंग की होती है और स्लेटी कलर की भी पाई जाती है, डिपेंड करता है कहाँ पर है, ठीक है। इसे रेगर मिट्टी भी बोला जाता है और कपास वाली मिट्टी भी बोला जाता है। चिपचिपी होती है, पानी मिलने पर फूल जाती है, ठीक है। और शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है और अब बहुत लंबे समय तक नमी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी थी। इसके अंदर फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, ये कम पाया जाता है, लेकिन चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाश ये सारे अधिक मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये काली मिट्टी के बारे में बात हो गई। फिर हमने देखा था लाल मिट्टी या पीली मिट्टी के बारे में। अब ये कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्मली आप देखेंगे तो कम वर्षा वाले इलाकों में आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। कम वर्षा वाले इलाकों में आपको देखने को ये मिल सकती है, ठीक है। दक्कन के पठार में आपको ये देखने को मिलेगी, दक्कन के पठार और इसका जो पूर्वी इलाका है, ठीक है। ये जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या देखा था, ये रवेदार आग्नेय चट्टानों से, ये रवेदार आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण होता है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी, एरिया वाइज या फिर स्टेट वाइज आप बात करेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान जो है वहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकती है। इसमें लौह कण के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। और जल की उपस्थिति के कारण या फिर जलायोजित हो जाने के कारण ये पीली भी पाई जाती है। पीली और महीन कण वाली मिट्टी जो होती है उपजाऊ होती है, मतलब कृषि योग्य होती है, और मोटी वाली जो मिट्टी होती है वो उर्वर नहीं होती है और कृषि योग्य ये नहीं होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है और ह्यूमस की भी यहाँ पर कमी पाई जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लेटेराइट मिट्टी क्या होती है। तो लेटेराइट लैटिन भाषा का शब्द है, ईट इसका मीनिंग होता है। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर लोहा जो है बहुत मात्रा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लोहा, एल्यूमिनियम बहुत मात्रा में इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। कृषि लायक ये भूमि नहीं है। इसमें ह्यूमस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस वगैरह होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। उपजाऊ ये बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल वगैरह क्षेत्र में ये पाई जाती है, जहाँ पर इस पर काजू की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम में भी आप ये मिट्टी को देख सकते हैं। फिर हमने देखा था शुष्क की, ठीक है। शुष्क जो होती है, शुष्क मिट्टी जो होती है लाल किशमिशी प्रकार की पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा बलुई और काफ़ी ज़्यादा लवणीय होती है। इतनी ज़्यादा लवणीय ये शुष्क मिट्टी होती है कि इससे आप नमक की भी प्राप्ति यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल उपजाऊ ये नहीं होती है। फिर हमने एक मिट्टी देखा था जिसका नाम ही लवणीय मिट्टी था। लवणीय मिट्टी, इसको ऊसर मृदा भी बोला जाता है, यही नाम हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम ये नहीं पाए जाते, बहुत ही ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि वनस्पति जो है उगाने लायक बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा अनुर्वर मिट्टी ही होती है। नॉर्मली आपको हरियाणा वगैरह में देखने को मिलेगी, ठीक है। जहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि आप मिट्टी में जिप्सम डालकर खेती करिए, तो थोड़ी मिट्टी की उर्वरा शक्ति यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सारे मिट्टी के प्रकार और मृदा अपरदन के बारे में हमने देख लिया कि कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस सेशन में हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। तब तक आप इस सेशन को पूरा रिवाइज भी कर लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना, ताकि जब सारी क्विज इस मिट्टी के ऊपर होगी तब आसान होगा आपके लिए आंसर करना। चलिए, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़, काली, लेटेराइट या फिर वन मृदा? तो सबसे अच्छा प्रकार हम लोग किसे बोल सकते हैं? सबसे अच्छा प्रकार यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं होता है जलोढ़ मिट्टी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? लवण मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा या फिर लेटेराइट मृदा? तो हमने देखा था रेगर मिट्टी या कपास वाली मिट्टी जो होती है काली मिट्टी यहाँ पर कहलाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ये भी हम लोगों ने देख लिया था। दक्कन के पठार और पर्टिकुलर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, आप महाराष्ट्र के कुछ भागों में इस मिट्टी को आप देख सकते हैं, ठीक है। और
यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास के मुख्य कारण क्या होते हैं? वायु अपर्दन, अत्यधिक निक्षालन मतलब बहुत बहाव के कारण, या फिर जल अपर्दन के कारण। तो हमने देखा था जल अपर्दन के कारण ये बहुत ज़्यादा होता है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जल अपर्दन या फिर ग आप इसको बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किसके कारण बहुत ज़्यादा लवणीय होती है? देखो, सिंचित क्षेत्र मतलब सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी अवेलेबल होगा, लेकिन वहाँ की भूमि क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा लवणीय हो जाती है, लवण युक्त हो जाती है, मतलब ये मैग्नीशियम वगैरह बहुत तत्व उसमें पाए जाते हैं, सोडियम वगैरह। जिप्सम के कारण, अति सिंचाई के कारण, अतिचारण के कारण, या फिर रासायनिक खादों के उपयोग के कारण। तो सबसे ज़्यादा वही है, सिंचित क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सिंचाई करके हम उस भूमि को बहुत ही ज़्यादा लवणीय यहाँ पर बना देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की जो कंप्लीट समरी थी मिट्टी से रिलेटेड, वो हम लोगों ने कर ली है। अगला सेशन होपफुली हम लोग इसकी क्विज पर रखेंगे, ताकि आप अच्छे से सारे ही क्वेश्चन के आंसर कर पाएँ। ओके, होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सारे आंसर कर सकते हैं, देन आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ आपने कंप्लीट कर लिया है, देन मैं आपको पीडीएफ यहाँ पर शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।